हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेसिकली पाइथन के बारे में बताना चाहता हूँ। पाइथन का मैं ये सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। बेसिकली बहुत सारे डिमांड्स आए थे मेरे पास कि पाइथन के वीडियोस बनाया जाए। तो बेसिकली मैं आज के इस वीडियो में पाइथन की बात करूँगा। पाइथन से रिलेटेड सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ मैं। तो बेसिकली पाइथन आज की डेट में इतनी डिमांडिंग लैंग्वेज हो गई है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। आज की डेट में अगर आपको अपना फ्यूचर, अपना करियर आगे ग्रोथ करना है, आपको चाहिए कि हाँ मुझे जॉब जल्दी लग जाए, तो मेरा यही बोलना है आप लोगों से कि आपको ज़रूर पाइथन सीखना चाहिए, है ना। बिकॉज ये बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, राइट। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है कि पाइथन अदर लैंग्वेजेस से, C++, जावा, कोई सी भी लैंग्वेज उठा लो आप, सबसे इजी और सबसे इजी, क्योंकि इसकी कोडिंग इसको इसको कोई भी सीख सकता है यार। इवन आप 10th क्लास का जो स्टूडेंट होता है, 11th क्लास का स्टूडेंट होता है, 12th क्लास का स्टूडेंट होता है, वो भी आज की डेट में हमारा पाइथन, ये जो पाइथन है वो सीख रहा है, ठीक है। बट वाई, आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाइथन आपको क्यों सीखना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको पाइथन सीखना क्यों चाहिए। पाइथन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि पाइथन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। एंड पाइथन से आप क्या क्या कर सकते हो, देखो, पाइथन से आप सारा काम कर सकते हो। सारा जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं इसको, जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं इसको। आप जनरल पर्पस में जो भी काम है, मतलब जैसे आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, आप पाइथन से बना सकते हो। आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, पाइथन से बना सकते हो। आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, पाइथन से बना सकते हो आप। तो अल्टीमेटली पाइथन से आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो। आज की डेट में आपको पता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग में पाइथन यूज़ हो रहा है, डेटा साइंस में पाइथन यूज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका हर जगह पाइथन का जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पाइथन पे थोड़ा फोकस जरूर करें। मेरे इस लेक्चर में, मेरे इस वीडियो में मैं एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखो, है ना, और प्रैक्टिस भी करो साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। अब पाइथन सीखने से पहले आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। मैंने कहा था जैसे 10th क्लास का बच्चा भी पाइथन सीख सकता है, मतलब कोई अपना लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहता है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं वो भी पाइथन सीख सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पाइथन आप कोई भी सीख सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि पहले सी आना चाहिए, देन C++ आना चाहिए, जैसे अदर लैंग्वेजेस में होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए डोंट वरी, आप अगर फ्रेशर हो या फिर आपको नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, तब भी आप पाइथन सीख सकते हो, है ना। आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखो, आप 100% प्रोग्रामिंग करने लग जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। मैं कोशिश करूंगा, मैं ये कह नहीं सकता कि आप, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इतने इजी वे में, इतने अच्छे से, इतने इजी तरीके से सिखाऊं कि आप 100% एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओ पाइथन पे। मेरा प्रोग्राम जो है, मैंने सोचा है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगा, बिगनर लेवल पे होगा, कि आप एटलीस्ट खुद से प्रैक्टिस कर सको, खुद से आप एक प्रोग्राम बना सको पाइथन के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन, है ना। सबसे पहले बात हम करते हैं इंस्टॉलेशन की। यार हम पाइथन प्रोग्राम करने तो जाएंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, किस जगह पे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आज की डेट में पाइथन के बहुत सारे एडिटर्स हैं। मैं अगर आपको गूगल पे सर्च करके दिखाऊं तो गूगल पे बहुत सारे एडिटर्स होंगे। जैसे मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने सर्च किया, सपोज आई थिंक यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया पाइथन आईडीई, मैंने पाइथन आईडी एडिटर, पाइथन आईडी सर्च किया, देखो कितने सारे आ गए। सी,
पाईचाम, स्पाइडर, डेव, एटम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके आईडीई हैं जिस पे आप पाइथन के प्रोग्राम्स कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे ही कर लो इंस्टॉल, कोई एक जो अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो चल रहा है मार्केट में, वो चल रहा है पाईचाम। ये पाईचाम बहुत ज़्यादा अभी काम, मतलब बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है, डेवलपर्स को बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप क्या करना, सब इसको पाईचाम को डाउनलोड कर लेना। लेकिन पाईचाम को डाउनलोड करने से पहले, मैं अभी पाईचाम की बात नहीं करता हूँ, पाईचाम को डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले आपको पाइथन डाउनलोड करना है। पाइथन पाइथन डाउनलोड करना है। जैसे पाइथन डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो ये पाइथन की वेबसाइट है, पाइथन का ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे जैसे ही गया, ये देखो पाइथन डाउनलोड पाइथन 3.9.6 जो कि लेटेस्ट है, आपको ये डाउनलोड करना है। ये यहाँ पे इसलिए मैक ओएस दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ मेरा मैक है इसीलिए ये मैक का दिखा रहा है। अगर आपका विंडोज होगा तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे दिखाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और ये बेसिकली क्या डाउनलोड होगा, ये आपका पाइथन डाउनलोड हो गया है। देन इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको क्या करना है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। बेसिकली मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मैं वापस से डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग को डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना चाहिए, करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज, मैं चाहता हूं अब इसके बाद हमें एक आईडी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। जैसे मैंने अभी बात करी थी पाईचाम की, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है पाईचाम। आपने यहाँ डाउनलोड कर पाईचाम डाउनलोड। जैसे ही आप पाईचाम, तो पाईचाम की एक वेबसाइट होती है यहाँ पे, इस वेबसाइट पे आप जाओगे, जेट ब्रेन्स, इस वेबसाइट का नाम है जेट ब्रेन्स, राइट। इस वेबसाइट पे आप जाओगे जेट ब्रेन्स की, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप डाउनलोड करना किस पे, किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हो। विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, मैक के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप जो भी आपके पास है, जैसे मेरे पास मैक है तो मैं मैक के लिए डाउनलोड करूँगा और ये डाउनलोड पे मैंने लगा दिया। डाउनलोड जैसे ही करूँगा, अब डिपेंड करता है इसमें भी कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो प्रोफेशनल है और एक कम्युनिटी है। प्रोफेशनल जो है ये आपको फ्री ट्रायल देता है 1 मंथ के लिए, उसके बाद आपसे फिर ये पे करेगा। ये फ्री और ओपन सोर्स है, तो मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को, आपको ये डाउनलोड करना चाहिए, कम्युनिटी डाउनलोड करना चाहिए। तो कम्युनिटी पे क्लिक कर देना, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक थैंक यू का मैसेज आएगा एंड ये डाउनलोडिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है, राइट। ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। लेकिन अगेन इसको भी मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, पहले से इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, पहले से मेरा ये सेटअप ऑलरेडी रेडी है, तो मुझे एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट करने की यहाँ पे नीड नहीं है। लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, राइट। इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको लगता है कि यार इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगेन वापस से बता दूंगा, राइट। सो डोंट वरी, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। सपोज अब ये डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड जैसे ही हुआ मैंने ये विंडो को क्लोज कर दिया। नाउ अब क्या है, हमारा डाउनलोड हो चुका है पाईचाम, तो और इंस्टॉल, मैंने तो इंस्टॉल भी कर लिया है पाईचाम अपना, ठीक है। तो ये मेरा पाईचाम है कहाँ एक्चुअल में, तो मेरा पाईचाम है ये देखो यहाँ पे, सी दिस इज द पाईचाम, है ना। एक और आपका बेसिकली वो होता है आईडी होता है जिसको बोलते हैं एनाकोंडा। मैंने एनाकोंडा भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप एनाकोंडा आईडी पे भी काम कर सकते हो और पाईचाम पे भी काम कर सकते हो, ये दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। बट मैं इस पूरे वीडियो में पाईचाम पे काम करूंगा, इसीलिए आप लोग भी पाईचाम डाउनलोड करना। सो पाईचाम को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, राइट। मैंने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके ओपन किया। ये पाईचाम है, ईडीयू एजुकेशनल है ये, है ना। अब ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करूँगा, देखो यहाँ पे जैसे ही ये ओपन हुआ, ये मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले मैंने बहुत सारे डेमोज दिए हुए हैं, तो ये सारे यहाँ पे बने हुए हैं, राइट। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ इस डेमो के लिए, पर्टिकुलर इस डेमो के लिए, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं लिखता हूँ
इस प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली मैं लिखता हूँ डेमो प्रोजेक्ट। डेमो नहीं, इसका नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर। मैंने ये नाम दिया है, राइट, एंड मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो पाइथन यूज़ कर रहे हो, पाइथन बेसिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि इसके अंदर इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। देख लीजिए कि दो चीजें होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, राइट। तो यहाँ पे पाइचाम में, पाइथन में, नॉट पाइचाम में, पाइथन में इंटरप्रेटर का बेसिकली यूज किया जाता है, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये इंटरप्रेटर क्या होता है, सर ये कंपाइलर क्या होता है। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का अगर आपको, तो सपोज आप किसी स्कूल में हो या किसी कॉलेज में हो एंड आपका एग्जाम हुआ, तो आपके पेपर को चेक कौन करता है? टीचर। तो कंपाइलर का काम क्या होता है? कॉपी चेक करना, कॉपी चेक करना। और वो कैसे चेक करता है कॉपी? लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को चेक करता है वो, कि भाई कहाँ कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। ये काम किसका है? कंपाइलर का है, राइट, है ना। पूरी कॉपी को चेक करना, मतलब कंपाइलर का काम क्या है? पूरे बल्क, मतलब कॉपी चेक करना, वो भी एक साथ, मतलब पूरे के पूरे लाइन को। मतलब आप मान लो कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, उस कॉपी में 10 लाइन का कोड लिखा है, तो कंपाइलर क्या करेगा? बल्क में एक साथ उस 10 लाइन को, 10 लाइन को एग्जीक्यूट कर लेगा, बल्क में वो रीड करता है, राइट। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर का काम क्या है? इंटरप्रेटर का काम है एक एक लाइन चेक करेगा कि पहले लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, दूसरे लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, तीसरे लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है इंटरप्रेटर, राइट। लेकिन मैं ये कहूंगा कंपाइलर ज्यादा फास्ट होता है, इंटरप्रेटर ज्यादा स्लो होता है। मतलब स्लो होता है एज कंपेयर टू स्लो होता है, कंपाइलर से ज्यादा स्लो, कंपाइलर से स्लो होता है मेरा इंटरप्रेटर। लेकिन एक्यूरेसी जो होती है चेक करने की, वो किसकी ज्यादा होती है? एक तरह से इंटरप्रेटर की ज्यादा होती है। क्योंकि खुद सोचो ना, पूरे बल्क, मान लो कि आपने 10,000 लाइन का कोड किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया, 10,000 तक आप आ रहे हो, कोड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, राइट। कितना आपने कोड कर दिया? 10,000। और फिर जब आप उस कोड को कंपाइल करोगे, तब आपको वो एरर देगा कि यार इस लाइन में एरर है। आप इरिटेट हो जाओगे, यार मैंने 10,000 का लाइन का कोड लिख दिया है ना, और अब जाके ये एरर दे रहा है, पहले नहीं दे सकता था क्या? तो ये काम इंटरप्रेटर करता है। अगर आपने पहले लाइन में कोड लिखा और अगर कोई भी दिक्कत आई, तुरंत वो एरर दे देगा, भैया ये लाइन में एरर है। नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले ही एरर दे देगा, तो आपको अलर्ट कर दिया है इंटरप्रेटर ने कि भाई इस लाइन में एरर है, पहले इसको सॉल्व करो। तो आप 50,000 लाइन तो नहीं लिखोगे ना, पहले उस लाइन को सॉल्व करोगे, उसके बाद 50,000 लाइन लिखोगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, जो कि पाइथन के अंदर होता है। तो मतलब इंटरप्रेटर किसके अंदर होता है? पाइथन के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, मेरा जो पाइथन होता है ऊप्स बेस्ड होता है। ऊप्स बेस्ड का क्या मतलब हुआ? ऊप्स कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर होते हैं। जैसे कि आपने सी, सी प्लस प्लस में, जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो यहां भी ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको पता है ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट दो फीचर्स के लिए यूज किया जाता है। एक तो होता है सिक्योरिटी और एक होता है रीयूजेबिलिटी, राइट। अगर आपको अपने प्रोग्राम को सिक्योर करना है या फिर उसको रीयूजेबल बनाना है, तो आप क्या यूज करते हो? ऊप्स कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हो। तो पाइथन में भी ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। अदर लैंग्वेजेस में जैसे किया जाता है, वैसे ही यहां भी किया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? ये ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है? ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब हुआ? बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, बहुत सारी लाइब्रेरीज, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी लाइब्रेरीज इसके पास है आज की डेट में।
पाइथन के अंदर। लाइब्रेरीज का क्या मतलब होता है? लाइब्रेरीज का मतलब होता है पहले से ही बना बनाया कोड। सिंपल वर्ड में मैं बात करूं, पहले से ही बना बनाया कोड होता है ना, जो कि पाइथन के पास होता है। अब सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने सी प्लस प्लस में या सी में मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने के बोला कि एक काम करो, एक रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड लिखो। तो अप्रोक्सीमेटली आप रैंडम नंबर का कोड लिखोगे जनरेट करने का, वो कितने लाइन में होगा? 10 लाइन, 8 लाइन, 7 लाइन में होगा, राइट। लेकिन यही काम अगर मैं पाइथन में करता हूं तो 1 से 2 लाइन में हो जाएगा रैंडम नंबर जनरेट। 2 लाइन में रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसके पास इतने सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, प्री डिफाइंड कोड्स हैं, है ना, कि हमें कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। हमारा ईजी है, मतलब हमारा जो टाइम है ना वो कंज्यूम नहीं होता, टाइम बच जाता है। और ऑब्वियसली बात है, टाइम बचेगा तो मनी बचेगा, राइट, पैसा बचेगा, है ना, हमें ज़्यादा डेवलपर्स हायर करने नहीं पड़ेंगे। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है कंपनीज को, इसीलिए कंपनीज अधिकतर सबसे ज़्यादा पाइथन पे काम करने लग गई है, और सबसे ज़्यादा वो पाइथन पे प्रोजेक्ट्स लेती है, पाइथन पे प्रोजेक्ट्स बनाती है, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप हम पाइथन आप पढ़ना चाहते हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बोला था कि आपको कोई भी लैंग्वेज आने की कोई नीड नहीं है। आप इजीली पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सो हम कहाँ थे? हम थे फीचर्स पे। पाइथन में इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, और ओपन सोर्स भी बोलते हैं। ओपन सोर्स में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, है ना, जिसकी वजह से इसको ओपन सोर्स बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, अगर हम बात करें डेटा साइंस की, अगर हम बात करें न्यूरल नेटवर्क की, अगर हम बात करें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो भी हम मशीन लर्निंग पे काम करना ज़्यादा इजी समझते हैं, सॉरी पाइथन पे हम काम करना ज़्यादा इजी समझते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइब्रेरी, डेटा साइंस की लाइब्रेरी ऑलरेडी पहले से ही बनी बनाई रखी हुई है पाइथन के पास। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उस लाइब्रेरी को यूज करना है। सपोज एक ग्राफ बनाना है, मैंने बोला मुझे एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको जावा पे बोला ग्राफ बनाना, या मैंने बोला आपको सी प्लस प्लस में ग्राफ बना के दिखाओ, राइट। तो बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर मैंने पाइथन में बोला तो आप लोग उस लाइब्रेरी, ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लिब नाम की एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को यूज करके ग्राफ तुरंत बना दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 लाइन का कोड होता है, और आप 5 to 6 लाइन के कोड में ग्राफ तैयार हो जाएगा, हमारा रेडी हो जाएगा, राइट, है ना। पाई ग्राफ, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्राफ, सारे ग्राफ्स बना सकते हो आप मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी को यूज करके। अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन साइन कॉस टेन, टेन थीटा, ये सारी चीज़ें निकालनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, सेल्सियस डिग्री, ये सारी चीज़ें निकालनी है, तो उसके लिए हमारा होता है नमपाई। नमपाई बेसिकली यूज करते हैं, ये सब लाइब्रेरीज हैं। तो बेसिकली हम पाइथन में क्या पढ़ेंगे, हम ये लाइब्रेरीज पढ़ेंगे कि कौन सी लाइब्रेरी किस काम आती है और कब हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करना चाहिए, राइट। लेकिन हम डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचेंगे, डायरेक्टली हम लाइब्रेरी पे नहीं पहुंचेंगे, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। धीरे 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 जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम लाइब्रेरी की बात करेंगे कि एक्चुअल में लाइब्रेरी कैसे काम करता है, कैसे यूज करना चाहिए उस लाइब्रेरी को, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर देखो, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, इस पे मैंने राइट क्लिक किया एंड न्यू में गए, एंड देखो यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक किया मैंने। तो पाइथन फाइल पे यहाँ नाम देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया डेमो 1, डेमो 1। जैसे डेमो 1 दिया, तो यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन क्या है, .py। ये हमेशा याद रखना कि ये जो .py एक्सटेंशन होता है वो पाइथन का होता है, पाइथन py इज पाइथन, राइट। ये एक्सटेंशन है हमारे पाइथन का। नाउ अब हमें क्या करना है, अब देखो यार, आप लोग ने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, बहुत सारी सी प्लस प्लस जावा भी पढ़ी होगी,
राइट। लेकिन अगर उसमें मैंने बोला एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करके दिखाओ, तो आप कितने लाइन में उस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करोगे? सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में तो मैं कहता हूं कि कम से कम 3 से 4 लाइन का कोड तो लिखोगे ही लिखोगे, सी प्लस प्लस जावा 100%। लेकिन मैंने अगर कहा कि मुझे एक लाइन में वो कोड लिख के दिखाओ, तो मैं पाइथन से ये काम कर सकता हूं। देखो यहां सिंपल लिखा मैंने, प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है ना, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास की, डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग पास करते हैं, लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, सी। और यहाँ पे कोई क्लोजिंग लगाने की कोई नीड नहीं है, टर्मिनेशन लगाने की कोई नीड नहीं है, राइट। यहाँ पे इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे बंद हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैं रन करूंगा देखो यहाँ पे आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड। दैट्स सो मच इजी, कितना इजी है ये, राइट। अगर दूसरी लैंग्वेजेस में हम बात करें, अगर ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बोला कि एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करके दिखाओ यार, तो कितना लंबा, मुझे पहले हेडर फाइल डालना पड़ता है, हेडर फाइल के बाद मेन मेथड यूज करना पड़ता है, मेन के अंदर फिर मुझे ये चीज लिखनी पड़ती है, तब जाके मेरा आउटपुट आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने सीधे लिखा यहाँ पे प्रिंट फंक्शन और उसके अंदर डाल दिया हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग, राइट। और जैसे ही रन किया एंड आपका ये यहाँ पे शो हो गया, कंसोल में आपका शो हो गया। तो ये बहुत इजी है, तो मैं यही चाहूंगा आप लोग कि आप इस पे फोकस करें ना। अब हम क्या, अब देखिए, अब जो यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। अच्छा, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा पूरी समझाते हुए मैं आपको पढ़ाऊं, राइट। तो मैं थोड़ा अच्छे से बैठ जाऊं पहले, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल्स की। अगर हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल की बात करते हैं हम कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? डेटा। जैसे वेरिएबल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एक्स। एक्स क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं? 10। y एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं? 10। z एक वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम? 20। यहां पे मैं कुछ और स्टोर करता हूं, 30, राइट। ये सारी चीजें स्टोर कर रहा हूं मैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पे रिजल्ट। रिजल्ट एक वेरिएबल है, रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूं स्ट्रिंग हेलो रिजल्ट, राइट। तो ये सारे, ये क्या होते हैं, ये हैं क्या एक्चुअल में? ये हैं क्या? ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। अगर वो डेटा स्टोर करता है मतलब वेरिएबल मेमोरी भी एक्यूपाई करता होगा, मेमोरी भी लेता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है मेमोरी लेता है, मेमोरी एक्यूपाई करता है, और वेरिएबल जो है डेटा स्टोर करता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, वेरिएबल ऑलवेज एक टाइम पे एक ही डेटा स्टोर कर सकता है, एक से ज्यादा डेटा वो स्टोर नहीं कर सकता है। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा स्टोर कराना है तो फिर आपको एरे का यूज करना होता है, इसीलिए तो एरे का कॉन्सेप्ट आया। अगर एरे का कॉन्सेप्ट नहीं आता सपोज, तो हम मल्टीपल डेटा कैसे स्टोर करते, कहाँ स्टोर करते, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे हम स्टोर करते? इसीलिए एरे का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल में एट ए टाइम केवल एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अब जैसे एक्स में आपने बोला कि सर 10 स्टोर कर दो, मैंने 10 स्टोर कर दिया। आपने बोला सर 20 भी स्टोर कर दो, आपने बोला सर 30 भी स्टोर कर दो, आपने बोला सर 40 भी स्टोर कर दो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। इस टाइम पे सारा डेटा क्या हो जाएगा? ओवर राइड हो जाएगा, ओवरलैप। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, तो बचेगा क्या? 40। तो अभी मैं अगर देखूंगा तो एक्स के अंदर क्या प्रिंट होगा? 40 प्रिंट होगा। देखते हैं, प्रिंट एक्स। मैंने रन किया, मैंने रन किया, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया? पूरा का पूरा टपल ले लिया। ये टपल होता है, मैं आगे बताऊंगा कि टपल क्या होता है, राइट। ये टपल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। इसने टपल एज अ टपल इसको स्टोर कर लिया है, बट हम ऐसा करेंगे नहीं, राइट। एज अ टपल हम स्टोर नहीं कराएंगे इसको।
तो वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल था ना। अब हम बात करते हैं टपल की। जो अभी टपल आया था आपके सामने, ये टपल है। ये टपल क्या होता है? तो देखो, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। जैसे लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है, राइट। तो हम वो कैसे यूज करते हैं? जैसे मान लो अभी मैंने क्या कहा था, वेरिएबल होता है। एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक डेटा स्टोर करते हैं। अब मैंने बोला कि मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना है इसके अंदर, तो हम वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, फिर हम क्या यूज करेंगे? लिस्ट। क्या यूज करेंगे? लिस्ट। तो माई लिस्ट, मैंने यूज किया माई लिस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी लिस्ट पढ़ रहे हैं कि लिस्ट कैसे यूज किया जाता है। लिस्ट कैसे यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। तो ये लगा दिया मैंने एक ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जो होता है ये लिस्ट का सिंबल होता है ना। इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब ये ब्लैंक लिस्ट है। मतलब ये ब्लैंक लिस्ट आपने कहाँ स्टोर कर दिया है? एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। पूरी की पूरी एक लिस्ट स्टोर की है। किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर। तो आप लिस्ट स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, आप टपल स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, लेकिन आप बिना ऐसे, आप जैसे बोल रहे हो 3,4,5 ऐसे स्टोर नहीं कर सकते। तो आप लिस्ट स्टोर कर दो। अब इस लिस्ट के अंदर हम जितना भी डेटा डालना चाहे डाल सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। मल्टीपल डेटा मैंने स्टोर कर दिया इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड। फिर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो सक्षम। फिर यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो डिजिटल। फिर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो टेक्नोलॉजी, राइट। आप यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो फ्लोट वैल्यू 4.5, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप कितना भी डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर। सेम एज टपल के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। टपल के अंदर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो टपल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, जैसे माई टपल, टपल इक्वल टू, ये माई टपल एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये सिंबल होता है। इसको टपल बोला जाता है। इस ब्रैकेट को टपल बोला जाता है। इसको लिस्ट बोला जाता है। इसको टपल बोला जाता है। अब इस टपल के अंदर भी मैं यही सारा पूरा डेटा डाल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे सारा डेटा डाल दिया एज इट इज, है ना। और भी डेटा डालना है तो हम और भी डेटा, मतलब पूरा का पूरा डेटा मैं डाल सकता हूँ। जितना मेरा मन करेगा मैं उतना डेटा यहाँ डाल दूंगा, राइट। तो ये पूरा डेटा टपल हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिस्ट में आपने, मतलब एक लिस्ट है, आपने एक लिस्ट बना ली, एक आइटम की लिस्ट बना ली। उस लिस्ट में बहुत सारा डेटा डाल दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस लिस्ट से जो, जिस लिस्ट में बहुत सारा डेटा है उसको फेच करना, निकालना, रिट्रीव करना। तो रिट्रीव कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने एरे में यूज किया था। मैं अभी ये टपल हटा देता हूँ, टपल हम टॉपिक बाद में कवर करेंगे, अभी हम लिस्ट पे काम करते हैं। सपोज मैं डेटा रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा जीरो पोजीशन से, जीरो पोजीशन पे अभी क्या स्टोर है? 3। जीरो से स्टार्ट होगा, पोजिशनिंग उसकी कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। तो जीरो पे क्या स्टोर है? 3। 1 पे 4, 2 पे 5, है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पोजीशन है इसका। तो जीरो पोजीशन पे क्या है? 3। और 10 पोजीशन पे क्या है? 4.5। अब मैंने कहा कि यार मुझे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। यस, मैंने कहा कि मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करके दिखाओ, मुझे निकाल के दिखाओ कौन सा? हेलो वर्ल्ड। तो मैंने बोला माई लिस्ट ऑफ, कौन से पोजीशन पे हेलो वर्ल्ड? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैंने यहाँ 6 लिख दिया। तो जैसे ही सीख लिया, रन किया, जैसे ही रन करूंगा देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सी, हेलो वर्ल्ड आ गया, फेच हो गया। अब आपने बोला 7 पोजीशन को फेच करो। तो 7 पोजीशन पे क्या है? सक्षम। 8th पोजीशन पे क्या है? डिजिटल, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट में से वन बाय वन
एक एक करके डेटा फेच कर सकते हैं। अब किसी ने बोला सर क्या हम रेंज, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि आपको यहाँ से डेटा फेच करना है, 3 भी फेच हो जाए, 4 भी फेच हो जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, ये सारा। तो मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 0 से। और 0 से कहाँ तक, तो 0 से 1 2 3 4 एंड 5 तक, है ना। लेकिन हम यहाँ 5 नहीं देंगे, हम यहाँ 6 लिखेंगे, क्योंकि रूल है n-1, हमेशा याद रखना n-1। n मतलब क्या हुआ, n मतलब हुआ आपका पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन, कहां तक का आप डेटा फेच करना चाहते हो। तो मैंने बोला 0 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब एक पीछे चले जाओ तो -1। तो मतलब मैं यहाँ बोला कि 6 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब वो कहां तक का डेटा देगा, 1 0 1 2 3 4 5 तक का डेटा दे देगा। और मुझे यहीं तक का डेटा निकालना है, रन करके देखते हैं। सी 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक का डेटा निकाल के दे दिया। तो ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है एंडिंग पॉइंट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें -1 कर दो ऑलवेज, है ना। एज्यूम करना है -1, मतलब कहां तक चलेगा, कहां तक डेटा प्रिंट करेगा, एक पीछे, मतलब 6 हमने दिया है तो 5 तक का डेटा प्रिंट करेगा, क्योंकि ये देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। उसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, इसीलिए हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा n-1 करते हैं हम ऑलवेज। इसके बाद मैं अगर एक और सिनेरियो लेता हूं, मैं बोलता हूं इंटरवल, मतलब गैपिंग देना है, मतलब 3 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट नहीं करना, 5 प्रिंट करना है, 6 प्रिंट नहीं करना, 7 प्रिंट करना है, 8 प्रिंट नहीं करना। तो ये कैसे करना है, तो मैंने यहां लिखा कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, 6 तक जाना है, कितने इंटरवल में जाना है, 2, मतलब n-1, अगेन 1, मतलब कितने का गैपिंग देगा, 1 का गैपिंग देगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो कितने का गैपिंग देगा, 2 का गैपिंग देगा। अगर यहाँ मैंने 4 लिखा तो कितने का गैपिंग, 3 का गैपिंग देगा। तो अभी मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, मतलब 2 के डिफरेंस में ये मुझे आउटपुट देगा। सी 3 दिया, 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 4 गायब, 5 दिया, 6 गायब, 7 दिया, 8 गायब, राइट। तो ये आंसर आ गया। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, इसको स्लाइसिंग बोली जाती है। कि अगर आपने एरे बनाया है, आपने लिस्ट बनाया है, और लिस्ट के अंदर से डेटा को अगर रिट्रीव करना चाहते हो तो आप इस तरीके से रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप ये काम करने जाते तो आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ता, मतलब कोड और लेंदी हो जाता। अब देखो यही काम यहाँ पे कितना इजीली हमने कर लिया। तो ये डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको पाइथन बहुत इजी है। पाइथन पे अगर आप फोकस करते हो तो आपको बहुत ही आराम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी पाइथन की। अब देखो यहाँ पे सपोज अभी तक तो मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे मैंने लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, राइट। अब इस लिस्ट में मैं कुछ डेटा ऐड करना चाहता हूँ, तो माई लिस्ट डॉट अपेंड, ये अपेंड एक फंक्शन होता है, पहले से बना बनाया फंक्शन है अपेंड। अपेंड का काम होता है ऐड करना, अपेंड करना, किसमें, लिस्ट के अंदर अपेंड करना डेटा। क्या डेटा अपेंड करना है, सपोज मैंने बोला हेलो डेटा, अपेंड कर दो, राइट। और यहां पे फिर मैं प्रिंट करा लेता हूं माई लिस्ट, माई लिस्ट। सी जैसे मैंने यहाँ देखो इसने क्या किया, अपेंड किया, मतलब वो पूरी लिस्ट में, देखो ये लिस्ट है पूरी, और देखो इसने क्या किया, कहां पे अपेंड किया डेटा, लास्ट में। तो अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है, ऑलवेज लास्ट में, है ना। ऑलवेज टेल जो होता है ना हमारा पूछ, टेल, उसके मतलब पीछे, हमेशा पीछे वो ऐड करेगा, हमेशा पीछे वो ऐड करेगा अपना डेटा जब भी आप अपेंड करोगे। सपोज मैंने कुछ और अपेंड किया, एक और अपेंड किया मैंने, अपेंड किया 1 2 3 4 एंड अगेन रन किया मैंने, सी एक और डेटा यहाँ पे अपेंड हो गया 1 2 3 4, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, ठीक है। एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं इंसर्ट मेथड, आप इंसर्ट मेथड से भी काम कर सकते हो, इंसर्ट। अब इंसर्ट में पोजीशन देना पड़ता है। अब सपोज आपने बोला कि मुझे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद में, टेक्नोलॉजी के बाद में डेटा को इंसर्ट करना है, तो टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, टेक्नोलॉजी आपका है बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9, तो मैं 9th नंबर पे बोलूंगा, 9th नंबर पे आप इंसर्ट कर दो क्या, अमन, राइट। मैंने 9th नंबर पे अमन को इंसर्ट कराया है। देखते हैं क्या ये 9th नंबर पे अमन, 9th नंबर के बाद, अब देखो इसने क्या किया, 9th नंबर के पहले, 9th नंबर के, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे 10 देना चाहिए था, अगर बाद में कराना है तो 10 देना चाहिए, लेकिन हमने पहले करा दिया तो यहाँ पे अमन, टेक्नोलॉजी के पहले अमन आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूं तो देखते हैं ये कहाँ इंसर्ट होगा, टेक्नोलॉजी के बाद हो गया, राइट। तो कहने का मतलब है आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे दो मेथड है आपके पास, एक तो अपेंड मेथड है और एक इंसर्ट मेथड है। अपेंड मेथड में हम क्या करते हैं, हमेशा लास्ट में, मतलब लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड होगा, और अगर आपको किसी बीच में कहीं भी इंसर्ट कराना है, कहीं भी बोलना है कि इस वैल्यू को यहाँ पे डालना है, तो आपको इंसर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये था हमारा। अब इसके बाद मैं लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है और मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो लिखना चाहता हूँ, तो ये भी काम हम कर सकते हैं। तो माई लिस्ट डॉट इक्वल टू माई लिस्ट ऑफ, कौन सी पोजीशन है हेलो वर्ल्ड की, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन पे हमने क्या स्टोर कर दिया, सपोज हमने स्टोर कर दिया 20, या मैं हेलो ही स्टोर करता हूँ, हेलो, मैंने हेलो स्टोर कर दिया, मैंने रन किया, और जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे आप देखो, सी, हेलो वर्ल्ड की जगह पे क्या स्टोर हो गया है, हेलो। तो आप लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे काम, इतने सारे टास्क, देखो आप एक एक लाइन में मैं कर रहा हूँ, एक एक लाइन में कर रहा हूँ मैं, लेकिन अदर लैंग्वेज में अपन को ये काम करना होता तो बहुत सारे लाइंस का कोड लिखना पड़ता, लूप लगाना पड़ता, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी लिस्ट की, तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा टाइप। आप देखो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर हमने इंटीजर भी रखा हुआ है, इस लिस्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग भी रखा हुआ है, इस लिस्ट के अंदर हमने फ्लोट वैल्यू भी रखी हुई है, मतलब हर तरीके की वैल्यू मैंने इस लिस्ट के अंदर स्टोर करी हुई है। तो आप कोई भी डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा आप इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो, एंड रिट्रीव भी कर सकते हो। और रिट्रीव करने का तरीका मैंने आपको यहाँ बताया, किस तरीके से डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। यहाँ पे हम फॉर लूप लगा के भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम फॉर लूप लगा के भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, इस तरीके से भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। टोटली चॉइस आपकी होगी कि आप कैसे डेटा रिट्रीव करोगे। आगे चल के मैं फॉर लूप भी पढ़ाऊंगा तो वहां भी हम इस तरह का काम करेंगे, लेकिन अभी मैं फॉर लूप की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नॉर्मल हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, कि किस तरह से रिट्रीव होगा बस हम ये देख रहे हैं। ओके, अब नाउ हम सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं, टपल। टपल कैसे काम करता है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हमने वेरिएबल में बहुत सारा डेटा डाला था तो उसने एज अ टपल स्टोर कर लिया था वेरिएबल के अंदर डेटा, राइट। तो यहाँ टपल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, एक टपल है, ये क्या है, एक टपल है। तो टपल का सिंबल ऐसे होता है ना, इसका साइन ये है, और यहाँ पे भी मैं क्लोज कर दूं, यहाँ पे मैं इसको टपल को क्लोज, मतलब ये टपल हो गया। सेम काम, जो काम आप लिस्ट में करते हो वही काम आप टपल में करते हो, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा, जितना कि भाई जो काम हम लिस्ट में करते हैं वो हम टपल में नहीं कर सकते, या जो कोई टपल में कर सकते हैं हम लिस्ट में नहीं कर सकते, ऐसा जितना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं सबसे पहले तो इन सबको कमेंट कर देता हूँ, देखते हैं पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम सबसे पहला ऑपरेशन ये परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट वन, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है क्या, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखो रन करके हमने रन किया, सी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, 0 से 6 तक, मतलब 0 से लेकर के 5 तक की वैल्यू मुझे प्रिंट करेगी, 0 1 2 3 4 5 यहाँ प्रिंट हो गया, ये चल रहा है, राइट। इसके बाद मैं बोलता हूँ इंटरवल में काम, क्या ये इंटरवल में काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सेम जैसे लिस्ट में कर रहा था वैसे ही यहाँ पे ये कर रहा है। फिर मैं देखता हूँ क्या मैं वैल्यू को असाइन कर सकता हूं, क्या मैं सिक्स पोजीशन कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6, क्या मैं 6th पोजीशन पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं,
रन करता हूं मैं, सी एरर। चेंज नहीं कर सकते हो आप, टपल में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। टपल में आप कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये इंसर्ट अपेंड ये सारा काम नहीं कर सकते हो आप। देखो आप करने की कोशिश करोगे एरर दे देगा। अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा ये, तो यहाँ देखो आपको ये एरर दे देगा। सी, आप अपेंड भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल भी अपेंड नहीं कर सकते। मतलब ये सारे मतलब मॉडिफिकेशन, देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या निकला, लिस्ट में आप मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन आप टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि आप खुद बताओ कि लिस्ट ज्यादा सिक्योर है या टपल ज्यादा सिक्योर है। आई थिंक टपल ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि टपल के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर है ये? अब सपोज आपको एक सिनेरियो देता हूं मैं, आपको मैंने कहा कि आपको आपका बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करना है, आप कहाँ करोगे? लिस्ट में करोगे या टपल में करोगे, ये बताओ। टपल में करोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों टपल में करोगे? क्योंकि टपल में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है ना। आपका कोई भी बंदा आपके यूजर नेम और पासवर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, इसीलिए आप टपल में उसको स्टोर करोगे। और अगर गलती से आपने लिस्ट में स्टोर कर दिया तो क्या होगा? कोई भी बंदा आपके यूजर नेम और पासवर्ड को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टपल इज बेस्ट, है ना। लिस्ट भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, लिस्ट भी यूज होता है, बट हम डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा किस में रखें, लिस्ट में कौन सा डेटा रखें और टपल में कौन सा डेटा रखें, राइट। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग यूज है, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, तो आप डिपेंड, आपका सिनेरियो क्या आता है। किसी ने बोला कि आपको सारा डेटा स्टोर करना है लिस्ट में, तो आप लिस्ट में स्टोर कर लो। अगर किसी ने आपको लगता है कि नहीं ये डेटा जो है ये टपल में स्टोर होना चाहिए, तो आप टपल यूज कर लो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम ये जो पढ़ रहे हैं, लिस्ट, टपल, क्यों पढ़ रहे हैं? डिक्शनरी क्यों पढ़ रहे हैं? डेटा स्टोरेज। ये केवल डेटा स्टोर करने के काम आ रहा है, वो भी मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा स्टोर करना अगर चाहते हो आप, तो हम कहाँ करेंगे? या तो लिस्ट में करेंगे, या तो टपल में करेंगे, या फिर डिक्शनरी के अंदर करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, राइट, है ना। लेकिन वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल में केवल हम एक डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसीलिए तो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं कि मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, इसीलिए तो हम टपल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का सिंबल भी कैसा होता है? जो साइन होता है डिक्शनरी का वो ये होता है, कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम क्लोज करते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है आपका पूरा का पूरा एक टपल है, सॉरी नॉट टपल, ये क्या है आपका? एक डिक्शनरी है। और डिक्शनरी के अंदर ये वाला जो डेटा है ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो हमेशा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। की एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर सकते हो आप। लिस्ट में आप नॉर्मली जैसे करते हो वैसे करना है, टपल में नॉर्मली हमने डाल दिया, लेकिन आप डिक्शनरी में डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो, आपको की वैल्यू पेयर में ही डेटा स्टोर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये की वैल्यू क्या होता है? की, आपका नाम क्या है? की है, एंड आप क्या हो? वैल्यू। सपोज आप, मुझे आपसे काम है तो मैं क्या कैसे आपको बुलाऊं? आपका की, आपका नाम, राइट। तो मैंने जैसे ही कॉल किया कि राम इधर आओ, राइट, तो राम एक्टिव हो जाएगा, राम कॉल हो जाएगा, राम मेरे पास आएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं की एंड वैल्यू। की आप, की आपका नाम है एंड आप वैल्यू। तो हमेशा की वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो सपोज ये एक आपका, एक ये आपका डिक्शनरी है, इसको मैं यहाँ पे माई डिक डिक कर लेता हूँ। एक डिक्शनरी है ब्लैंक, खाली, जिसमें कुछ भी नहीं है, अभी ब्लैंक है। अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ है ही नहीं इसके अंदर, खाली है, कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल सी, कुछ भी नहीं आएगा, डिक्शनरी इज ब्लैंक, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
लेकिन मैं इसके अंदर डेटा डालना चाहता हूँ और वो भी की वैल्यू में डालना चाहता हूँ, की वैल्यू पेयर में डालना चाहता हूँ। तो माई डिक ऑफ, यहाँ पे की डालेंगे, की। जैसे डिक्शनरी देखा होगा ना आपने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जाते हो, अब मान लो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला एप्पल का वर्ड मीनिंग ढूंढ के लाओ, एप्पल का, तो आप कैसे जाओगे? सबसे पहले ए, फिर पी, फिर पी, आप कीवर्ड सर्च करते हो पहले, तो उसी को की बोलते हैं। और देख उसके आगे, की के आगे क्या होता है? उसका मीनिंग होता है, उसको वैल्यू बोला जाता है। तो देन ये की एंड वैल्यू। तो आप जब भी डिक्शनरी ओपन करोगे आप देखना, यहाँ की होता है, यहाँ वैल्यू होती है, यहाँ की होता है, यहाँ वैल्यू होती है। इसी तरह से यहाँ पे हम की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला एप्पल, एप्पल इज अ की एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्पल इज अ फ्रूट, या एप्पल इज अ फ्रूट, ये इसकी मीनिंग है, राइट। एंड देन एक और डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे स्टोर किया 4, ये की है, इट्स अ की, एंड वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज इंटीजर वैल्यू, राइट। एंड मैंने माइडिक में एक और कोई वैल्यू स्टोर करना चाहिए, जैसे 5.0, इट्स अ की, 5.0 इज अ की एंड वैल्यू दिस इज फ्लोट वैल्यू। समझ रहे हो? मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज डाली जाती है वो की होता है। आप कुछ भी, की कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, एनी, और वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्ट्रिंग ही रख सकते हैं या फ्लोट ही रख सकते हैं या कैरेक्टर ही रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप रख सकते हो, कोई भी तरीके का कोई भी चीज रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब मैं यहाँ डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ, देखते हैं अब डिक्शनरी में क्या शो होता है, ब्लैंक शो होता है या ये सारी वैल्यू भी शो होती है। तो मैंने यहाँ पे इसी पे रन कर दिया मैंने, सी। देखो किस फॉर्मेट में आ रहा है ये, एप्पल, एप्पल कॉलन वैल्यू, 4 कॉलन वैल्यू, 5.0 कॉलन वैल्यू। ये बेसिकली क्या है? आपका की वैल्यू पेयर में मेरा डेटा स्टोर हो गया, की एंड वैल्यू पेयर में मेरा डेटा ऑलमोस्ट स्टोर हो चुका है, राइट। इसी को की वैल्यू पेयर बोलते हैं, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, राइट। अब मैंने बोला था जैसे हम लोग ने हम लोगों ने डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी के अंदर डेटा भी डाल दिया, उसके अंदर डेटा भी स्टोर कर दिया, और डेटा कैसे स्टोर किया है? की वैल्यू पेयर में। डेटा कैसे स्टोर किया है? की वैल्यू पेयर में। अब मैंने आपसे बोला कि डेटा को रिट्रीव करो, तो रिट्रीव कैसे करोगे? तो मैंने सपोज बोला ये देखो यहाँ पे आपका डेटा है ना, और ये डेटा है, मैंने बोला रिट्रीव करो, तो आप, मैं बोलता हूँ 4, इस 4 की वैल्यू को रिट्रीव करो, मैंने बोला 4 की वैल्यू को रिट्रीव करो। तो कैसे रिट्रीव करोगे? तो यहाँ पे मैंने लिख किया की, यहाँ पे की का नाम दे दो की, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा रिट्रीव होगा की से होगा। तो मैं बोला कि इस की का डेटा मुझे दो, इस की वैल्यू मुझे दो। तो जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ देखो क्या लिखा है, दिस इज द इंटीजर वैल्यू, मतलब 4 की जो ये वैल्यू है उसने मुझे दे दी। अगर मैं बोलूं मुझे एप्पल की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एप्पल, तो यहाँ पे देखो ये एप्पल की वैल्यू मुझे दे देगा। अगर मुझे 5.0 की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ दिया 5.0, तो 5.0 की वैल्यू मुझे ये दे देगा, राइट। तो मतलब ये हुआ कि आप अगर की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर रहे हो, तो की से, उस की से डेटा फेच करोगे, राइट। तो की मतलब इस पर्टिकुलर की ये वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करना है, तो उसका की आपको पता होना चाहिए। अगर की पता है तो आप वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है। अब एक बात और, मान लो 50,000 करोड़ डेटा सर्वर पे है, और वो भी की वैल्यू पेयर में। एज्यूम करना 50,000 करोड़ तो बहुत बोल दिया मैंने, 50 करोड़ या 50 लाख ले लेते हैं, 50 लाख डेटा सपोज आपके सर्वर पे है,
एंड आपको उसको स्टोर करना है, और सर्वर पे जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर में है। तो ऑब्वियस सी बात है आप डिक्शनरी यूज करोगे। मैंने सर्वर से डेटा पूरा फेच किया और उसको कहाँ स्टोर कर दिया, डिक्शनरी में स्टोर कर दिया। अब मैंने बोला कि मुझे एक वैल्यू निकालनी है। अब ना आपको वैल्यू पता ना की पता, बस वैल्यू निकालनी है, वो पूरा का पूरा डेटा निकालना है, लेकिन आपको ना की पता ना वैल्यू पता, कुछ भी नहीं पता है। तो इन लोगों ने एक ऑप्शन दिया आपको, आप सारी कीज निकाल सकते हो, जो भी सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ है उसकी कीज आप निकाल सकते हो। डॉट कीज, कीज एक फंक्शन होता है, इस कीज से जितने भी कीज हैं सब निकल जाएंगे। तो हमें की पता चल गया, देखो कितने की हैं इसके अंदर, 3 की है, एक एप्पल की है, एक 4 की है, 5.0 ये की है अपना। अब हमें पता चल गया अच्छा ये सारे कीज हैं, ओके अब बताओ किसका डेटा चाहिए, मैं उसका तुरंत डेटा निकाल लूंगा। 4 है, 4 का डेटा निकाल सकता हूँ, 5.0 का डेटा निकाल सकता हूँ, एप्पल का डेटा निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे की पता चल गई है। मतलब मुझे उस का नाम पता चल गया है जिस वैल्यू से मुझे काम है। मान लो एप्पल की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं की मेरे पास है एप्पल, 4 की वैल्यू चाहिए मुझे, मेरे पास 4 है, 5.0 की वैल्यू चाहिए, 5.0 है, मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप बिना की के वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो भी पूरा का पूरा, आपको की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्होंने एक फंक्शन आपको बना के दिया है, mydict डॉट वैल्यूज। मैं रन करता हूं और ये देखो आपको पूरी की पूरी वैल्यू भी निकाल के दे दी उसने, सी सारी वैल्यूज निकाल के दे दी। तो ये बेसिकली जो डिक्शनरी होता है वो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब आप पाइथन से वेबसाइट डेवलपमेंट में जाओगे तो बहुत यूज़ करोगे, राइट। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे, है ना। और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, राइट। तो मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बनवाने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इन्हीं तीनों पे, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाऊंगा, राइट। अभी के लिए थैंक यू सो मच, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, राइट, जिससे कि हमारे जो जो भी डाउट्स हैं आपके, है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके डाउट्स आएंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।